आइए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक पुराने होम्योपैथिक उपाय कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की कहानी लक्षणों से शुरू होकर सीधे आज की साइंस तक पहुंचती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और चौंकाने वाले एहसास से। सोचे जरा, पूरे शरीर में ऐसा लगे जैसे किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो और उसके हर तार को और भी कस के मरोड़ा जा रहा हो। ये बोरिक की मटेरिया मेडिका से लिया गया है और यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाएंगे कैसे? देखिए, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस आयरन बैंड वाले एहसास की। फिर हम इसकी पूरी होम्योपैथिक तस्वीर देखेंगे। उसके बाद हम सीधे साइंस की दुनिया में छलांग लगाएंगे, पौधे की जांच पड़ताल करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इसे नेचर का क्लॉट बस्टर कहा जा सकता है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब पोटेंसी, डोज, वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे अहम बात से, वो आयरन बैंड वाली सनसनी। असल में यही वो एहसास है जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की पहचान है। तो इसका सबसे बड़ा या कह लीजिए सिग्नेचर सिम्टम है एक तरह की जकड़न। पुराने होम्योपैथिक टेक्स्ट में इसे ऐसे बताया गया है जैसे कोई लोहे का बैंड हो जो दिल, छाती या शरीर के किसी और हिस्से को जोर से भींच रहा हो। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो जकड़न का एक आइडिया है ना, ये शरीर में कई अलग अलग तरीकों से महसूस होता है। मतलब कभी ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई वजन रखा हो और सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, तो कभी गर्भाशय या अंडाशय में एक धड़कन वाला दर्द, यहां तक कि सिर पर वजन का एहसास या गले में घुटन जैसी जकड़न, ये सब इसी एक फीलिंग से जुड़े हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़ी पिक्चर में कैसे फिट होता है। होम्योपैथी में ना एक कॉन्सेप्ट है रेमेडी पिक्चर या दवा चित्र का। इसका मतलब है कि सिर्फ एक लक्षण नहीं देखा जाता, बल्कि मन और शरीर दोनों को मिलाकर पूरी तस्वीर देखी जाती है। और ये लक्षण चित्र बहुत ही क्लियर है। एक तरफ मन की स्थिति है, जैसे मौत का डर, खासकर दिल की बीमारी से, ये सोचना कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और रात के समय चिंता का बढ़ जाना। और दूसरी तरफ है शरीर, वही तारों में जकड़े होने वाला एहसास, वो जकड़न, वो धड़कता हुआ दर्द। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दिमागी और जिस्मानी दोनों एहसास एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पारंपरिक पक्ष को देखा और अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम इतिहास से निकलकर सीधे आज की साइंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या साइंस इन लक्षणों के पीछे का राज खोल सकती है? और ये हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आता है। क्या सच में एक पौधा इस तरह की खास फीलिंग से जुड़ा हो सकता है, खासकर वो फीलिंग्स जिनका ताल्लुक हमारे दिल और हमारी खून की नसों से है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मेडिकल टर्म को समझना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि रिसर्चर्स असल में देख क्या रहे थे। वो टर्म है वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें हमारे खून की नसों में खून के थक्के, मतलब ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। और ये क्लॉट्स दिल या दिमाग जैसे जरूरी अंगों तक खून के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। तो साल 2023 में एक स्टडी हुई। इसमें एक बहुत ही मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसे साइंटिफिक भाषा में इन सिलिको डॉकिंग कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे आप एक डिजिटल ताला चाबी के खेल की तरह समझ सकते हैं। मकसद बस ये देखना था कि क्या कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के कंपाउंड्स हमारे शरीर के क्लॉट को घोलने वाले सिस्टम के ताले में एक चाबी की तरह फिट हो सकते हैं। और यहीं से हम रिसर्च के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं। क्या ये पौधे सच में कुदरत के क्लॉट बस्टर्स हो सकते हैं? आइए इस पौधे के अंदर के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। रिसर्चर्स ने अपना ध्यान पौधे में मौजूद 3 खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स पर लगाया। इनके नाम हैं नार्सिसिन, रूटिन और कैम्पेरेट्रिन। अब ये साइंटिस्ट्स आखिर देख क्या रहे थे, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां रूटीन का 2D और 3D स्ट्रक्चर है। ये मॉडल साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद करते हैं कि ये मॉलिक्यूल असल में दिखता कैसा है और ये कैसे काम कर सकता है। तो जैसा हमने कहा, स्टडी का मेन गोल ये पता लगाना था कि ये कंपाउंड्स हमारे शरीर के एक खास एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या शॉर्ट में टीपीए से कितनी मजबूती से जुड़ सकते हैं। याद है ना, ये टीपीए हमारे शरीर का अपना क्लॉट बस्टर है। और जो नतीजे आए वो काफी कुछ बता रहे थे। रूटीन और कैम्फेरेट्रिन, इन दोनों ने सबसे अच्छी बाइंडिंग एबिलिटी दिखाई। रूटीन का स्कोर था -6.11 और कैम्फेरेट्रिन का -3.95। अब साइंस में ये जो स्कोर जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है।
इसका मतलब है कि जुड़ाव की संभावना उतनी ही मजबूत है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था। और ये जो कंप्यूटर मॉडल है, ये बिल्कुल वही इंटरैक्शन दिखा रहा है। ये जो हरा वाला हिस्सा है, ये रूटीन है, और ये हमारे शरीर के क्लॉट घोलने वाले सिस्टम से एक खास जगह पर जुड़ रहा है। तो ये एक तरह की कंप्यूटर जनरेटेड भविष्यवाणी है कि ये मॉलिक्यूल हमारे शरीर के प्रोटीन में कैसे फिट हो सकता है। तो ठीक है, हमने पारंपरिक पक्ष भी देख लिया और मॉडर्न रिसर्च पर भी एक नज़र डाल ली। अब सवाल आता है प्रैक्टिकल इस्तेमाल का। होम्योपैथी में आखिर इस तरह की रेमेडी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो चलिए अब बात करते हैं पोटेंसी, डोज और प्रैक्टिस की। सबसे पहले हमें पोटेंसी को समझना होगा। आप इसे रेमेडी की स्ट्रेंथ या पावर समझ सकते हैं। जैसे 30C एक लो पोटेंसी है जो अक्सर कम इंटेंसिटी वाली एक्यूट सिचुएशंस में फिजिकल सिम्टम्स के लिए दी जाती है। वहीं 200C एक हाई पोटेंसी है। ये ज़्यादा इंटेंस एक्यूट सिचुएशंस के लिए होती है और इसमें इमोशनल स्टेट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो एक्यूट मामलों में डोज लेने का एक खास तरीका होता है। पहला स्टेप, सिर्फ एक डोज लेनी है, एक गोली या एक बूंद। दूसरा स्टेप, इंतजार करना है और देखना है कि कोई बदलाव हो रहा है या नहीं। तीसरा स्टेप, डोज को दोहराना तभी है जब लक्षण ठीक होने के बाद फिर से वापस आने लगे। और चौथा, अगर 4 डोज के बाद भी कोई सुधार न दिखे तो फिर केस को दोबारा देखने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी सिद्धांत है रुको और देखो का। जैसा कि इस कोट में साफ लिखा है, अगर लक्षण सुधरने लगें तो रुको और दोबारा जांचो। मतलब ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के लक्षण कैसे बदल रहे हैं और इसी के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाता है। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे साइंस पुराने और पारंपरिक उपायों को खंगाल रही है, न जाने प्रकृति के और कितने ही ऐसे राज होंगे जो हमारे समझने का इंतजार कर रहे हैं।